रोटेशन की, उस क्लास तक हमने काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन कंप्लीट कर लिया था। हमें जो चीज स्टार्ट करनी है दैट्स डायनामिक्स ऑफ रोटेशन। छोटा सा टॉपिक रहता है, डायनामिक्स ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब आप लोग जरा बताएंगे, एक तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूं, जरा सा मुझे बताना शुरू करो, क्या मतलब है डायनामिक्स से, क्या समझ में आता है? अगर मैं कह रहा हूं डायनामिक्स ऑफ रोटेशन, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डायनामिक्स के नाम से कुछ तो समझ में आता होगा। हाँ, कायनात। क्या मतलब होता है डायनामिक्स का, डायनामिक्स ऑफ रोटेशन? नहीं नहीं साजिद, देखिए मूव तो काइनेमेटिक्स में भी करता है। डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में फर्क क्या है? अगर मैं लिखता हूं काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन, अरे वेरी गुड, साद का आंसर सही है, साजिद का आंसर सही है। डायनामिक्स का मतलब समझो कॉज। अगर मैं कह रहा हूं ना हम मैकेनिक्स में डायनामिक स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कॉज ऑफ रोटेशन स्टडी करें कि रोटेशन क्यों होता है। अभी तक हमने पढ़ा था रोटेशन हो गया, अगर रोटेशन हो गया बॉडी की कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो सब चीजें हम कर चुके हैं। डायनामिक्स का मतलब है अब आप कॉज पढ़ोगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रोटेशन, कि अल्टीमेटली रोटेशन हो क्यों रहा है, कौन रोटेट करा रहा है। दैट कॉज ऑफ रोटेशन इज बेसिकली टॉर्क। सो कॉज ऑफ रोटेशन इज टॉर्क। रोटेशन टॉर्क की वजह से होता है। टॉर्क क्या चीज है वो स्टडी करना। कॉज ऑफ रोटेशन इज टॉर्क। रोटेशन का कॉज टॉर्क है। जैसे फैन रोटेट कर रहा है ना, फैन को रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए। मैंने पेन लिया हाथ में और इसे मैंने रोटेट करना शुरू कर दिया, तो मैं इस पेन के ऊपर टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ, इस टॉर्क की वजह से पेन पेन रोटेट कर रहा है। आपका डोर है, दरवाजा है ना, उसको आपने खींचना डालना शुरू किया, तो जो दरवाजा है वो रोटेट करता है ना, एक जगह फिक्स्ड है, रोटेट करता है। तो रोटेशन के लिए आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हो बेसिकली। अब देखिए टॉर्क हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जी, तो टॉर्क है क्या, पहले समझो टॉर्क क्या चीज है। टॉर्क वो चीज है जो बॉडी को रोटेट कराती है। जैसे अगर मैं ये पेन लूं और मैं आपसे कहता हूं इस पेन को स्ट्रेट लाइन में मूव कराइए, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कराने के लिए आप फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर आप इस पेन को राइट लेफ्ट ऊपर नीचे मूव कराना चाहते हैं, तो मूव कराने के लिए आप फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर आप इस पेन को रोटेट कराना चाहते हैं, तो रोटेट कराने के लिए आप टॉर्क अप्लाई करेंगे। तो जो काम स्ट्रेट लाइन में फोर्स कर रहा था, वही काम रोटेशन में टॉर्क करेगा। तो इसे ऐसे भी लिख देते हैं, दिस इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। इसे आप ऐसे भी लिखोगे कि ये रोटेशनल एनालॉग है फोर्स का। जो काम फोर्स कर रहा था स्ट्रेट लाइन मोशन में, वही काम टॉर्क करेगा रोटेशन के अंदर। रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, बॉडी को रोटेट करने के काम आएगा। एक मिनट यार, हाँ, एक मिनट, कहाँ तक गया? हाँ, तो जो काम फोर्स करता है स्ट्रेट लाइन मोशन में, वही काम टॉर्क करेगा रोटेशन में। इट्स रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। और एक तरह से आप और डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स मूवमेंट ऑफ force about the axis of rotation. It is movement of force about axis of rotation. मूवमेंट ऑफ फोर्स का क्या मतलब है आपको भी दिख जाएगा जब हम आगे की कैलकुलेशंस करेंगे। तो बॉडी को रोटेट करने के लिए टॉर्क की जरूरत है। अब टॉर्क की हम डेरिवेशन नहीं करते, लाइक हम टॉर्क डिराइव नहीं करेंगे, मैं डिफाइन करूंगा। जैसे मैंने कभी भी स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने आपको कभी डिराइव करके नहीं दिखाया।
हमने बेसिक डेफिनेशन मानी और इससे आगे की चीजें डिराइव करी, लेकिन इस इक्वेशन इसको स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम को हमने डिराइव नहीं किया, हमेशा डिफाइन किया है। बिल्कुल इसी तरह से टॉर्क के एक्सप्रेशन को मैं डिराइव नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डिफाइन करूंगा व्हाट इज टॉर्क, कैसे कैलकुलेट करता है। और ये ना बिल्कुल नई चीज है, तो टॉर्क को किसी और चीज से जो आपने पढ़ा होगा उससे कनेक्ट करने की कोशिश मत करिए। जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा उससे आप कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, टॉर्क बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और यहां पर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दी। अब ये मैंने यहां पर रॉड रख दी, और रॉड का भी ना मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को ए का। मैं कह रहा हूं इस पॉइंट ए को ओ के अबाउट घुमाना शुरू करो। ये मान लीजिए इसको ऐसे रखा मैंने, ओ पॉइंट ये है जहां मैंने पकड़ा हुआ है, और मैं कह रहा हूं इस पेन को इस ओ पॉइंट के अबाउट घुमाओ। तो घुमाने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई करो। मैंने यहां पर इसके ऊपर ऐसे कर कर फोर्स अप्लाई कर। ऐसे कर कर मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी। दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन से जो ए पॉइंट है इस तक का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज आर। ओरिजिन से ए तक का जो सेपरेशन होगा, दैट सेपरेशन इज आर। अब मैं कह रहा हूं इस ए पॉइंट को इसके अबाउट घुमाना है, आपने फोर्स अप्लाई करी। अब अगर ये रोटेट कर रहा है, ए पॉइंट ऐसे कर कर घूमेगा ना, भाई ये दिख रहा है सबको घूमता हुआ। ऐसे पकड़ो अपने हाथ में पेन, जिन फिंगर के बीच में तुम पेन को पकड़ रहे हो वो ओ है, फोर्स अप्लाई करो, ये रोटेट होगा। रोटेट होने का क्या मतलब है, टॉर्क अप्लाई कर दी। तो मुझे चाहिए टॉर्क अबाउट ओ। तो ओ के अबाउट टॉर्क की डेफिनेशन है दैट टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड फोर्स। आर क्या है यहां, आर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का क्या मतलब है, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर है आर। तो टॉर्क हो गया आर क्रॉस एफ। ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर है, एंड एफ इज फोर्स। तो ये डेफिनेशन है टॉर्क। ये मुझे अंदाजा है पहली बार जरा पढ़ के ना एकदम से समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। आप जैसे जैसे इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे विद इन 30 मिनट्स आप इसके साथ यूज टू हो जाएंगे। अब देखिए ये जो एंगल है पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स के बीच में, दिस एंगल इज थीटा। तो आप इस टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हो, आर क्रॉस एफ जब आप ओपन करेंगे तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। ये ओपन कर दिया आपने, एक ही बात है, आर क्रॉस एफ लिखिए या उसे ओपन कर दिया आप। अच्छा एक चीज और बताइए मुझे, मैंने आपको दो लाइन दे दी, मैं आपसे, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, या रुको नहीं, दो लाइन नहीं देता मैं आपको, एक लाइन देता हूं और एक पॉइंट देता हूं। हाँ? ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है। दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। जरा मुझे बताओगे लाइन और पॉइंट के बीच में मुझे डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा या डिस्टेंस वेरी करेगा? बिल्कुल इससे हट के पूछ रहा हूं मैं आपसे, सिंपल ज्योमेट्री। आप लोगों को क्या लगता है लाइन और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस या चेंज करेगा?
डिस्टेंस चेंज करेगा। देखिए अगर मैं यहां से लेता हूं तो डिस्टेंस कुछ और होगा, मैं यहां से डिस्टेंस लेता हूं तो कुछ और होगा, मैं यहां से डिस्टेंस लेता हूं कुछ और होगा, ये लेता हूं तो कुछ और मिलेगा, यहां से लेता हूं तो कुछ और आएगा। डिस्टेंस अलग अलग होगा ना, डिस्टेंस वेरी करेगा पॉइंट और लाइन के बीच में। लेकिन मैं आपसे कहता हूं भाई मुझे आप मिनिमम डिस्टेंस बताइए, पॉइंट और लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताइए। तो ये लाइन है और ये पॉइंट है, कैसे निकालोगे मिनिमम डिस्टेंस लाइन और पॉइंट के बीच में? ये तो आ गया होगा समझ में कि डिस्टेंस वेरी करता है। मैं कह रहा हूँ मिनिमम बताओ, मिनिमम कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, कैसे निकालोगे? वेरी गुड, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, है ना साजिद, बिल्कुल सही कह रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो पॉइंट और लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। अब यहां देखिए, ये है आपका ओरिजिन और ये वो लाइन है जिस लाइन के अलोंग आपकी फोर्स एक्ट कर रही है। तो इसे मैं कहता हूं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब मुझे सबके आंसर्स दिखें जरा चैट रूम में। मुझे बताइए इस ओरिजिन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूं? ओरिजिन तो एक पॉइंट है ना, और ये ओरिजिन क्या है, यहां से एक्सिस पास हो रहा है जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है। एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, कैसे आएगा? नहीं नहीं साथ, तो एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, कैसे आएगा? शफात, अरे कोई नहीं बताएगा, अभी तो सिखाया। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, दिस परपेंडिकुलर इज द मिनिमम डिस्टेंस। सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसे आप लिख सकते हैं दिस इज आर परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, थीटा है तो ये भी थीटा है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो आर परपेंडिकुलर को। देखिए इस ट्राइंगल में इसको मैंने ए दिया, इसे ए दिया, इसे एन कह देता हूं। अच्छा मुझे ये बता दो, ओ एन ए ट्राइंगल में साइन थीटा कितना है? इस ट्राइंगल में साइन थीटा बता दो मुझे। अच्छा इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। अरे क्या बेवकूफी है साथ, देख तुम 45 कैसे कह सकते हो यार? थीटा दिया, साइन 45 पूछ, साइन थीटा पूछ रहा हूं तुम। अबे देख कर नहीं डिसाइड करते, साइड्स के रेशियोज के बीच में, फॉर्म्स में। हाँ साजिद का सही है, और किसी को आता है राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा निकालना? अरे 180 कहां से हो गया सामिया, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ये यहां तक है ना। तुम लोग कभी कभी इतना बचपना करते हो ना, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। मुझे बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा कितना होगा? ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, कितना होगा साइन थीटा? साइन थीटा सामिया साइड के रेशियो की टर्म्स में 90 तो है ही नहीं ना बच्चे। सामिया जल्दी से बताओ किन दो साइड्स के रेशियो की इक्वल होगा? पी बाय एच होगा। यहाँ पी क्या है? आर परपेंडिकुलर। एच क्या है? आर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा होता है? पी बाय एच, आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर। तो आप यहां से आर परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, दिस इज आर साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर 2 में कहीं तुम्हें दिख रहा है आर परपेंडिकुलर बनता हुआ? इक्वेशन नंबर 2 में कहीं आर परपेंडिकुलर बनता हुआ दिख रहा है? आर साइन थीटा है आर परपेंडिकुलर ना। तो आप 3 लीजिए, 3 को आप 2 में रख दीजिए।
तो जब आप 3 को 2 में रख देंगे तो टॉर्क कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी R परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय, and what is R perpendicular? It's perpendicular distance. Perpendicular distance means minimum distance, huh? This is perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज आर परपेंडिकुलर। तो टॉर्क के ये 3 फॉर्मूले हो गए ना, इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 4। एक ये हो गया आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, एक ये आ गया आर एफ साइन थीटा, और भाई एक ये आ गया आपका आर क्रॉस। ये 3 रिलेशन हैं आपके टॉर्क के, दैट्स इक्वेशन नंबर 1। डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पे आप कौन सा कब यूज करेंगे। मुझे बताइए समझ में आया? और टॉर्क क्या करेगा? टॉर्क बॉडी को रोटेट कराएगा। अच्छा, अब एक चीज और, इसकी एसआई यूनिट देखिए, इट्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, सो द एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर ना। आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, आर परपेंडिकुलर इज मीटर, फोर्स इज न्यूटन, इट्स न्यूटन मीटर, सो एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर। ये इसकी एसआई यूनिट होगी। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन देखिए, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो जो टॉर्क का डायरेक्शन है ना दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। भाई मुझे आप यहाँ देखकर बता सकते हो बॉडी ये जो पॉइंट है ये कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आप ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ऐसे जा रहा है, कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? चलिए, तोयबा का कुछ आंसर आया, सामिया का आया, साजिद का भी आया, शफात का भी आ गया। साथ तुम्हें भी कुछ दिख रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, पॉइंट ए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बट टॉर्क का डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिखेंगे। आप ऐसे करोगे, जैसे बॉडी रोटेट कर रही है ना, राइट हैंड लो, जो रोटेशन है बॉडी का उसके साथ फिंगर कर्ल कर दो। थंब कहां जा रहा है? राइट हैंड लो, एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर दो। थंब कहां जा रहा है तुम्हारा? कॉपी के अंदर जा रहा है, कॉपी से बाहर जा रहा है? अरे भाई बता दो। सीधा हाथ लो, राइट हैंड लो, कर्ल कर दो। लेफ्ट मत लेना, राइट राइट, सीधा हाथ सीधा हाथ। राइट हैंड लो और एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर दो। थंब कहां जा रहा है? साथ जरा ढंग से अप्लाई करो। हाँ, साजिद का सही है। और किसी ने हाथ चलाया? ये काम करो ना, जो भी लैपटॉप या मोबाइल फोन की स्क्रीन है उसमें ऐसे घुमाओ और देखो लैपटॉप की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन से बाहर जा रहा है आपका थंब या इनवर्ट जा रहा है? थंब बाहर जा रहा है ना, बाहर की तरफ, आउटवर्ड जा रहा है। तो जो आपकी टॉर्क है दैट टॉर्क इज आउटवर्ड्स अलोंग द एक्सिस। रोटेशन बॉडी का एंटी क्लॉकवाइज है बट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, टॉर्क इज आउटवर्ड्स। हाँ, साथ देखो, जो भी एक्सियल वेक्टर्स होते हैं ना उनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखते, उनका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होता है। बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी है ना, ऐसे घूमेगी, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। टॉर्क का डायरेक्शन अगर तुम डिसाइड करना चाहते हो तो सीधा हाथ लो अपना, अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप जो भी स्क्रीन है उस पर रखो और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। अगर सीधा हाथ राइट हैंड ले रहे हो तो थंब बाहर आएगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स, मींस योर टॉर्क इज एक्टिंग इन आउटवर्ड्स डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द सेंटर, बाहर टॉर्क है। साथ राइट हैंड लिया है कि लेफ्ट हैंड लिया है?
एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे घुमाना है। हाँ जी साहब, आया अब? तुम क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, ऐसे घुमाओ उंगलियों को, ऐसे, ऐसे रखो सीधा हाथ और ऐसे घुमा दो। अबे स्क्रीन पर ही तो कर रहा हूं मैं। ऐसे रखो और ऐसे घुमा दो। अबे दो ही तरह से तो घूमेगा साथ, एक तो ऐसे घूमेगा हाथ और एक ऐसे घूमेगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। ऐसे घुमा रहे हो तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसीलिए इनवर्ड जा रहा है। ऐसे घुमाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, बाहर आएगा। हाँ जी साहब, साहब हुआ। तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये एक्सिस के लॉन्ग। अब यहां पर ना हम एक कन्वेंशन लेंगे, यहां मैं डायरेक्शन में आगे न्यूमेरिकल्स में एक कन्वेंशन यूज किया करूंगा, और मेरी कन्वेंशन हुआ करेगी कि अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है करती है, इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे यहां पर है, टॉर्क इज पॉजिटिव। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है देन टॉर्क इज नेगेटिव। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो टॉर्क नेगेटिव है, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो टॉर्क पॉजिटिव। यहां तक आया आप लोगों की समझ में? चलिए अब लिखना शुरू कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे टॉर्क के ऊपर। हाँ? लिखिए, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इतना लिख लीजिए। सबने लिखा इतना? इसको रब करूं? शफात, लिख लिया सबने इतना? चलो गुड। चलिए इसे लिखिए। तो एक बार, असल में ये पॉजिटिव और नेगेटिव ना टॉर्क का आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स डायरेक्शन से आया। मैंने ये नहीं लिखा कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने कहा रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। ये जो आपकी बॉडी है ये अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही तो आपकी टॉर्क बाहर आ रही। बाहर मीन्स पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसीलिए मैं इसे पॉजिटिव ले रहा हूं। अगर आपकी बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो आप जब राइट हैंड लगाओगे तो आपका थंब इनवर्ड्स जाएगा, टॉर्क इनवर्ड्स जाएगी। इनवर्ड्स मीन्स नेगेटिव जेड एक्सिस, तो से आप नेगेटिव। चलिए अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स देगी। ये बेसिकली यहां से ना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। वो कहता है इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through axis of rotation, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाता है देन टॉर्क इज जीरो। रीजन समझिए, मान लीजिए ये एक्सिस है, हाँ? ये आपको एक्सिस दिया हुआ है, ये एक्सिस है और ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन।
ये एक्सिस से पास कर रहा है, मुझे बताओगे मिनिमम डिस्टेंस कितना है एक्सिस और फोर्स के बीच में? अगर फोर्स एक्सिस को क्रॉस कर जाती है तो आपके अकॉर्डिंग फोर्स और एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? जो आर परपेंडिकुलर है दैट आर परपेंडिकुलर इज, अगर आर परपेंडिकुलर 0 है तो टॉर्क होगी आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय एफ, टॉर्क भी 0 हो जाएगी। तो ख्याल रखिएगा, अगर आपका एक्सिस गलती से भी ना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में आ गया तो कोई टॉर्क नहीं होगी, टॉर्क वुड बी 0। सेकेंड, टॉर्क का अगर ये एक्सप्रेशन लूं आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, तो याद रखिएगा अगर फोर्स कांस्टेंट है तो टॉर्क जो होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर परपेंडिकुलर। जितना ज्यादा आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा टॉर्क उतनी ही ज्यादा होगा। टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आर परपेंडिकुलर, जितना ज्यादा आर परपेंडिकुलर होगा टॉर्क उतनी ज्यादा मिलेगी। देखिए इस चीज का इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है भाई। जो डोर होता है ना, दरवाजा, वो डोर रोटेट करता है। मैं एक मिनट में आपको एक एनिमेशन दिखा दूं डोर की, तो मेरे लिए चीज समझानी आसान हो जाएगी। एक मिनट बस, मैं एक एनिमेशन दिखा दूं आपको। यस, ये देखना ये एनिमेशन। भाई देखिए ये डोर है, ये वो पॉइंट है जहां पर ये डोर फिक्स्ड है, तो इसे आप कहोगे दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब आप डोर पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, हैंडल पर, यहां आपने फोर्स अप्लाई करी, तो बेसिकली एक्सिस से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर परपेंडिकुलर है। तो जब हैंडल बिल्कुल बाहर लगा हुआ होगा तो आर परपेंडिकुलर मैक्सिमम होगा, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगी। अगर मैं हैंडल यहां की जगह यहां लगा दूं, क्या लगता है आप लोगों को आर परपेंडिकुलर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? अगर मैं हैंडल, है ना, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना ये। अगर मैं हैंडल यहां लगा देता हूं तो आर परपेंडिकुलर तो इतना सा रह गया, यहां आर परपेंडिकुलर ज्यादा है, आर परपेंडिकुलर कम हो जाएगा। आर परपेंडिकुलर के कम होने का मतलब है टॉर्क कम हो जाएगी। अगर हैंडल बाहर है तो आर परपेंडिकुलर ज्यादा होगा, आर परपेंडिकुलर ज्यादा है तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगी। तो सिर्फ इसलिए कि टॉर्क मैक्सिमम हो, इसलिए डोर का हैंडल हमेशा आउटर एज पे लगाया जाता है, यहां लगाया जाता है ताकि इसे खोलना आसान है। समझ में आया?
कि डोर में हैंडल बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हैंडल पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जितना बाहर हैंडल होगा आर परपेंडिकुलर उतना ज्यादा होगा, टॉर्क उतनी ज्यादा होगी। चलिए बैक टू थ्योरी। हाँ, तो एप्लीकेशन क्या है? हैंडल्स ऑफ डोर आर प्रोवाइडेड एट एक्सट्रीम एंड। हमेशा डोर का जो हैंडल होगा वो डोर के एक्सट्रीम एंड पर होता है, सो दैट आर परपेंडिकुलर एंड हेंस टॉर्क इज मैक्स। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि डोर का हैंडल एक्सट्रीम एंड पर क्यों लगाते हैं? ताकि आर परपेंडिकुलर मैक्सिमम हो और टॉर्क मैक्सिमम। भाई बताइए, कॉन्सेप्ट आया आपके समझ में? अरे हुआ इतना नहीं? चलिए इसको लिख लीजिए इतना, आप क्वेश्चंस पर आते हैं, देखते हैं टॉर्क पर न्यूमेरिकल्स आप कैसे सॉल्व करोगे। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, क्वेश्चंस देखिए। सो बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आप इस क्वेश्चन में सीख जाओगे कि हम टॉर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैंने आपको मान लीजिए रॉड दी, ये रॉड यहाँ फिक्स्ड है ओ पॉइंट पर। मैंने यहाँ पर कहीं टॉर्क फोर्स अप्लाई कर दी, लेट्स से मैंने फोर्स अप्लाई करी 2 न्यूटन की, और इस पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया। ओ से लेकर ए तक जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज 4 मीटर, 4 मीटर का सेपरेशन है। दैट मीन्स यहाँ जो आर परपेंडिकुलर है, ये आर परपेंडिकुलर है 4 मीटर। यहाँ जो फोर्स है 2 न्यूटन। मैं आपसे कह रहा हूँ टॉर्क कैलकुलेट करके बताइए। टॉर्क होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर है 4, एफ है 2, तो टॉर्क कितना आ गया? इट्स 8 मीटर। तो जहां आपको डायरेक्टली आर परपेंडिकुलर दिख रहा हो, वहां आप आर परपेंडिकुलर इंटू एफ यूज कीजिए। भाई बताइए, ये आया समझ में? चलिए, अगर ये आया आपके समझ में तो मुझे ये वाला सॉल्व करके दिखाइए। ये आप लोग करके दिखाएंगे मुझे। शफात, आज कोई आंसर्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्या हो गया? ये ऐसे फोर्स एक्ट कर रही है राइट में। भाई बताइए, कैलकुलेट टॉर्क अबाउट हो, ओ के अबाउट कितनी टॉर्क होगी? शफात गलत कर रही हैं आप, साजिद का सही है, सामिया आप भी गलत कर रही हैं। आप लोग ना एंगल पर ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए गलत हो रहा है। साद आप भी गलत कर रहे हैं, सेम गलती जो सामिया और शफात ने करी है। एंगल का ध्यान नहीं दे रहे आप लोग।
तोयबा आंसर कायनात का सही है। देखिए सुनिए, ये जो पॉइंट ए है ना, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। योर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगी तो यहां आप लिख सकते हैं कि आर परपेंडिकुलर जीरो होगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आर परपेंडिकुलर जीरो। आर परपेंडिकुलर जीरो होने का मतलब है यहाँ टॉर्क होती है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, और भी जीरो देगी। अगर आर परपेंडिकुलर जीरो तो टॉर्क जीरो, कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगी। अभी कराया था ना मैंने, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है जहां फोर्स दिया ना, आप आगे पीछे उसे एक्सटेंड कर लें। एक्सटेंड करने के बाद भी अगर वो एक्सिस से पास हो रहा है तब भी आर परपेंडिकुलर जीरो होगा। यहाँ देखो, अगर मैं इसे आगे पीछे एक्सटेंड भी करूं तब भी ओ से पास नहीं हो रहा, टॉर्क जीरो नहीं था, यहाँ टॉर्क जीरो होगा। ये बताइए, जिन लोगों का 6 आ रहा था उन्हें दिखा क्या गड़बड़ थी? चलिए इन दोनों को लिखिए, फिर इसके बाद और केसेस करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर जरा सा एंगुलर मोमेंटम पर। अगर साइन वाले से आप करना चाहते हैं ना, तो ये होगा टॉर्क आएगा आर एफ साइन जीरो ना, दोनों सेम डायरेक्शन में। साथ देखो, आर भी इसी डायरेक्शन में, एफ भी इसी डायरेक्शन में, साइन जीरो जीरो होता है। आंसर्स तो सेम आएंगे, आप जहां से भी कैलकुलेट करो। भैया आया आप लोगों के समझ में? चलिए, ये तो टॉर्क का बेसिक था, बस आपको सिखाया है टॉर्क कैलकुलेट कैसे होती है। टॉर्क के बाद एक और क्वांटिटी आती है जिसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल टॉर्क की तरह है, मैं यही चेंज कर देता हूं, हल्का हल्का सा चेंज होगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। समझिए जरा, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है। एंगुलर मोमेंटम जैसे टॉर्क फोर्स का एनालॉग था, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का एनालॉग है। लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा था वर्क लॉज ऑफ मोशन में, मास इनटू वेलोसिटी होता है, दैट्स लीनियर मोमेंटम p व्हिच इज m इनटू v। स्ट्रेट लाइन मोशन में एक बॉडी v m मास की बॉडी v वेलोसिटी से जा रही है, तो उसका जो मोमेंटम होगा m इनटू v, दैट्स लीनियर मोमेंटम। एंगुलर जो मोमेंटम है वो फोर्स, वो लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग है। मींस एक बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम भी होगा। जैसे एक बॉडी रोटेट कर रही थी तो उसको रोटेट करने के लिए टॉर्क की जरूरत थी, ऐसी एक रोटेटिंग बॉडी में एक एंगुलर मोमेंटम होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज रोटेशनल एनालॉग, फोर्स का नहीं है, दिस इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग, जो काम लीनियर मोमेंटम करता है स्ट्रेट लाइन मोशन में, वही काम एंगुलर मोमेंटम करेगा रोटेशन में। लीनियर मोमेंटम क्या काम करता है, बताता है कि बॉडी मोशन में, एंगुलर मोमेंटम बताएगा कि बॉडी रोटेट कर रही है। और इसको ऐसे लिखते हैं, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस इज मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ये सिंपली आपका एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए, जो फोर्स है इसकी जगह बस p आ जाएगा और कोई चेंज नहीं। टॉर्क की जगह एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट, इसे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं।
आप लिख सकते हैं इसे आर क्रॉस टी, ये लीनियर मोमेंटम। और यहां भी जहां जहां फोर्स आया था ना, वहां हटाकर आप बस मोमेंटम लगा दो, सिर्फ इतना चेंज आएगा, फोर्स की जगह मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। आर परपेंडिकुलर बाई ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम, लाइन ऑफ मोमेंटम। और इसका भी डायरेक्शन वही होगा जो टॉर्क का डायरेक्शन था, बस फर्क इतना है, टॉर्क फोर्स का एनालॉग था, ये कॉस था, किसी बॉडी को रोटेट करना है तो टॉर्क अप्लाई करनी होगी, और एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग बॉडी है, उसमें मोशन है, तो उसे आप एंगुलर मोमेंटम। नहीं सामिया, टॉर्क की जगह एल आएगा, एल एल एल, यस यस, मैं बस हटा रहा हूं, कैपिटल एल इधर। जी, चलिए इतना लिख लीजिए, फिर इस पर भी एक आध क्वेश्चन करते हैं। सब लिख लीजिए इतना। तोयबा हो जाए तो बताइए मुझे, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। चलिए लिखिए इतना। लिख लिया ना आप लोगों ने सब? चलिए, एंगुलर मोमेंटम पर, अच्छा इसकी यूनिट देख लीजिए जरा ना, एसआई यूनिट भी तो अलग होगी, न्यूटन मीटर तो होगी नहीं। एसआई यूनिट देखो क्या होगी, लीनियर मोमेंटम की यूनिट और लेंथ की यूनिट। लीनियर मोमेंटम की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, तो यहां जो यूनिट है दैट्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये एसआई यूनिट है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, केजी मीटर स्क्वायर। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जी सामिया, डायरेक्शन वही रहेगा जैसा डायरेक्शन टॉर्क में था। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगुलर मोमेंटम आउटवर्ड्स है, क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड्स। वही राइट हैंड थंब रूल के लो। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखिए। एक बॉडी है मास m की, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट टॉर्क, सेकेंड पार्ट एंगुलर मोमेंटम, आफ्टर टाइम t अबाउट एक ओ पॉइंट के अबाउट तो आपको टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम चाहिए। सो दिस इज पॉइंट ओ, यहां ये बॉडी m रखी हुई है, इस बॉडी को आपने नीचे ड्रॉप कर दिया और m से लेकर o तक का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज सम d, ये सेपरेशन यहां से आपने बॉडी को ड्रॉप कर दिया। ऐसा समझ सकते हैं आप छत पे खड़े हुए और आपने लेकर एक हाथ बढ़ाया और बॉडी को ले जाकर ड्रॉप कर दिया। आप कह रहे हो किसी ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस मास m का टॉर्क बताओ और मास m का एंगुलर मोमेंटम भी बताओ। बिल्कुल सही आ रहा है साथ, वेरी गुड। तो जो मास m है ना यार, इस मास m का नीचे वेट एक्ट कर रहा होगा विच इज mg, तो ये तो फोर्स हो गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस d के इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में जब आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क आता है r परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय r परपेंडिकुलर कितना है d, फोर्स कितनी हो गई m, तो ये आ गया d इंटू एम जी। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, r परपेंडिकुलर इंटू p। p क्या होता है mv। अब प्रॉब्लम ये v चाहिए ना, वेलोसिटी t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो उस वेलोसिटी के लिए आप ये इक्वेशन यूज कीजिए, v इज u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ड्रॉप किया, फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन g के इक्वल होगा, तो v कितना आ गया, ये आ गया gt, ये तो जीरो हो जाएगा। इस v की वैल्यू यहां रख देता, तो p आ जाएगा m इंटू जी टी। p आ गया ऐसे यहां रख दो, l आ गया r परपेंडिकुलर इंटू एम जी टी, और r परपेंडिकुलर तो दिख रहा है ना आपको d के इक्वल है, तो एंगुलर मोमेंटम आ गया d इंटू एम जी टी। तो ऐसे आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला। दोबारा देख लीजिए, मुझे मोमेंटम चाहिए था, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। टी टाइम के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने फ्री फॉल यूज कर लिया, v इज u प्लस ए, u जीरो, एक्सेलरेशन g के इक्वल है तो v gt आ गया। मोमेंटम क्या होता है m इंटू वेलोसिटी, तो m gt हो गया। l क्या होगा, r परपेंडिकुलर इंटू p, r परपेंडिकुलर इंटू एम जी, r परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दो, तो l आ गया d इंटू एम जी। ये एंगुलर मोमेंटम लिख लीजिए था। सर आपने तो फ्री फॉल में सर माइनस बताया था, जी ए इज इक्वल टू माइनस जी। वो साइन कन्वेंशन है साथ, हम डाउनवर्ड्स नेगेटिव भी ले सकते हैं, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अभी ऊपर कोई मोशन नहीं हो रहा, इसलिए मैंने डाउनवर्ड्स पॉजिटिव दे दिया, बस इसलिए। अदरवाइज यहाँ भी एक नेगेटिव साइन आता और यहाँ भी एक नेगेटिव साइन आता, अगर आप नेगेटिव लगा रहे हैं तब भी गलत नहीं। हाँ साजिद, फोर्स ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। भैया समझ में आया सबको? तोयबा, शफात,
सामिया, हुआ इतना? कायनात, कायनात तुम्हारे कोई जवाब नहीं आ रहे। हाँ लेकिन सामिया बाद में ना एफ की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना बच्चे, क्योंकि तुम्हें मास दिया हुआ है तो तुम्हें पता है जो फोर्स एक्ट कर रही है वो वेट के इक्वल है। जब तक आप एफ की जगह एम जी नहीं रखेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। 4 दिन साथ, 4 दिन। भाई हुआ इतना, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बॉडी है जिसका मास है m, ये रिवॉल्व कर रही है एक सर्कल में v वेलोसिटी। इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। दिस इज सर्कुलर पाथ। बॉडी का मास है m, रेडियस इज r, ये बॉडी जा रही है v वेलोसिटी से। मैं आपसे कह रहा हूं इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कीजिए। वेलोसिटी गिवन है, दैट मींस मोमेंटम गिवन है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है r परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय p। p कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी। r परपेंडिकुलर कितना होगा? r के इक्वल। तो आप यहां से लिख सकते हो ना, l आ जाएगा r इंटू एम वी। तो यहां से आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, इट्स r इंटू एम वी आर इज द एंगुलर मोमेंटम। इस एंगुलर मोमेंटम से बॉडी घूमेगी ऑन द सर्कुलर ट्रैक। तो इसको आप बहुत यूज करेंगे, जहां भी आपको कह दे एक एम मास की बॉडी है, सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, तो एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर। ये तो इनफैक्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बोर्स मॉडल पढ़ा है केमिस्ट्री में? यस केमिस्ट्री सर। में बोर्स मॉडल है ना, बोर्स मॉडल में होता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक पोस्टुलेट होता है एम वी आर इज एन एच बाई टू पाई। तो वो एम वी आर एंगुलर मोमेंटम है जो यहां से कैलकुलेट आता है, आर इंटू एम। चलिए इतना लिखिए। भाई लिखा सबने? क्वेश्चन देखिए। एक बॉडी है of mass, let's say 10 kg, is revolving on a circular path और इसका रेडियस है 2 मीटर with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड।
इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करिए। ठीक है, 7 सही है, वेरी गुड। साजिद का भी सही है, साजिद बस यूनिट का गड़बड़ है ना। सामिया का भी सही आ रहा है, बाकी लोग। तोयबा, शफात, कायनात। तोयबा का भी सही है, शफात और कायनात आप दो बचे हुए हो। शफात गलत आ रहा है, देखना कैसे मल्टीप्लाई कर रही हो। कायनात आंसर। भाई सर्कुलर पाथ पर अगर बॉडी जा रही है तो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr। मास कितना आ गया, 10 kg। वेलोसिटी भी 10, रेडियस इज 2। सो ये इसका एंगुलर मोमेंटम है विच इज 200 kg मीटर पर सेकेंड। इस एंगुलर मोमेंटम से बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। चलो क्वेश्चन नहीं करते, अब एक थ्योरी का एक पार्ट और करते। भाई यहां तक क्लियर है सबका, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। जैसे लॉस ऑफ मोशन में फोर्स इंपॉर्टेंट था ना, ऐसे ही आप टॉर्क इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां लीनियर मोमेंटम के बिना कुछ नहीं होता था, यहां एंगुलर मोमेंटम के बिना कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन याद है किसी को? रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ जिससे हम कहते हैं। लिखना जरा, क्या याद है फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ किसे कहते हैं? हाँ साजिद को कुछ याद है, साजिद ये एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है। साथ फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन पूछ रहा हूं मैं। शफात, तोयबा, सामिया, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। हाँ साजिद सही है। नहीं, गलत। हाँ साजिद ये सही है। अरे भाई ये था ना फोर्स, तुम लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, दिस इज फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये था फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये था न्यूटन सेकेंड लॉ। अब हमें न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना है रोटेशन के लिए। कैसे लिखते हैं? रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में आपको रिलेशन चाहिए। तो जैसे ये रिलेशन था ना, टॉर्क फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, बिल्कुल उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपको रिलेशन चाहिए। तो देखिए वो रिलेशन लिखते कैसे हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस टी। आप एक काम कीजिए, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम की रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इसे आप लिखेंगे डीएल ओवर डी। आर कांस्टेंट है, इसे आप लिखेंगे डीपी ओवर डी। ऑल्दो मैं यहां पर चाहूं तो प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूं, लेकिन उसके बाद भी यही आएगा। मैं आर कांस्टेंट ले रहा हूं, डीपी ओवर डी। डीएल ओवर डीटी को टॉर्क कहते हैं, डीपी ओवर डीटी को फोर्स कहते हैं। तो टॉर्क आ गया आर क्रॉस। तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन है, टॉर्क इज आर क्रॉस है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, टाउ इज आर क्रॉस है। भाई बताइए क्लियर है ये? तो रिलेशन ये है कि टॉर्क इज डी एल ओवर
dt। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर था ना dl ओवर dt। एक मिनट रुको, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं। हाँ, तो ये आया ना dl ओवर dt, यहां देखो r, ये था dl ओवर dt, और ये आया आपका r क्रॉस dp ओवर dt। क्या है? r क्रॉस f को टॉर्क लिख सकते हैं, तो ये आ गया dl ओवर dt इज r क्रॉस f इज टॉर्क। तो अगर आप ढंग से देखो, देखो जैसे फोर्स था, फोर्स की जगह यू हैव टॉर्क, लीनियर मोमेंटम था, नाउ यू हैव एंगुलर मोमेंटम, सो टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, dl ओवर। चलिए देखिए, तो ये रिलेशन हो गया टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। भाई लिखा है ये सबने? तो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम दिया है, उसको डिफरेंशिएट कर दो, टॉर्क मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। शफात, क्या मतलब होता है रिजिड बॉडी का? जी शफात, क्या मतलब होता है रिजिड बॉडी का? अगर मैं कह रहा हूं एक बॉडी है रिजिड बॉडी। सर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट नहीं पढ़ा रहे? दिख जाएगा आपको भी, दिख जाएगा। हाँ जी, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी का क्या मतलब है? रिजिड बॉडी का मतलब है बॉडी हैविंग डेफिनेट शेप और साइज। जैसे पेन है, इट्स अ रिजिड बॉडी। आपके हाथ में शायद एक मोबाइल फोन होगा, इट्स अ रिजिड बॉडी, है ना। जिस बॉडी का भी डेफिनेट शेप और साइज होगा उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। अब रिजिड बॉडी में दो तरह के मोशंस होते हैं, ट्रांसलेशन भी हो सकता है और रोटेशन भी हो सकता है। रिजिड बॉडी ट्रांसलेट भी कर सकती है और रिजिड बॉडी रोटेट भी कर सकती है। जब हम रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो दो तरह के इक्विलिब्रियम आएंगे। एक ट्रांसलेशन की बॉडी ट्रांसलेट ना करे, सीधे मूव ना करे स्ट्रेट लाइन में, और एक बॉडी रोटेट ना करे। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम है। एक इक्विलिब्रियम है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और एक इक्विलिब्रियम है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं कह रहा हूं रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ना ये ट्रांसलेट करेगी, ना ये आगे पीछे जाएगी, ना ये रोटेट करेगी। दो तरह की इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है नेट टॉर्क जीरो। तो आप लिख सकते हैं नेट फोर्स, यहां आप लिख सकते हैं नेट टॉर्क। सो अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दोनों तरह के इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मींस नेट टॉर्क ऑन द बॉडी जीरो। तो जब मैं आपसे कहूंगा पेन का इक्विलिब्रियम लो, तो तुम दोनों इक्विलिब्रियम कंसीडर करोगे। तुम कहोगे पहले तो ये सीधे मूव ना करे, स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे ना जाए, वो तब नहीं जाएगा जब नेट फोर्स जीरो होगी। फिर तुम ये भी कहोगे कि पेन रोटेट नहीं करना चाहिए, रोटेट कब नहीं करेगा? जब नेट टॉर्क जीरो होगी। भाई बताओ, ये आया समझ में? साथ सामिया, शफात,
इक्विलिब्रियम कुछ याद है? हमने कभी पहले ये नाम सुना है क्लास में? नेट फोर्स जीरो। हाँ, इक्विलिब्रियम कहीं सुना है किसी चैप्टर में कभी इससे पहले, या पहली बार सुन रहे हैं? यस सर। सर सुना है नेट सुना है? फोर्स जीरो। कहाँ सुना था, किस चैप्टर में सुना था? सर सुना चैप्टर सुना का लग पता रहा है, नहीं। हाँ? चैप्टर का पता नहीं। सुना सुना लग रहा है। अरे आइडियल गैस में कहाँ से आ गए? थर्मल में सर नेट सुना था फोर्स इक्विलिब्रियम। जीरो होता है ना। अबे लॉस ऑफ मोशन पढ़ाया था मैंने क्लास में आप लोगों को। यस सर पढ़ाया था। हाँ हाँ, उसमें कई, जब लॉस ऑफ मोशन पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था इक्विलिब्रियम। लॉस ऑफ मोशन में मेजर पार्ट था इक्विलिब्रियम का। वही लॉस ऑफ मोशन में जो आपने पढ़ा था उसी को हम आगे कंसीडर कर रहे हैं। लॉस ऑफ मोशन में पॉइंट मास था, पॉइंट रोटेट नहीं कर सकता था, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाता था। तो लॉस ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था नेट फोर्स इज जीरो, जो बार बार साथ कह रहा है नेट फोर्स इज जीरो। बट यहां पर पॉइंट नहीं है, रिजिड बॉडी है, पूरी बॉडी है, ट्रांसलेट भी कर सकती है, रोटेट भी कर सकती है। इक्विलिब्रियम तब होगा जब नेट फोर्स भी जीरो होगी, नेट टॉर्क भी जीरो होगी। भाई जब पढ़ा था ना लॉज ऑफ मोशन में आपने, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, तब आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम। चलो इसको लिखो इतना, फिर इसमें देखते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की और क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अब देखो ये जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है ना, इसी रोटेशनल इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने के लिए या इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रिंसिपल आता है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कुछ और नहीं है, प्रिंसिपल मूवमेंट यही कह रहा है अगर बहुत सारी टॉर्क लग रही है तो नेट टॉर्क जीरो होगी, तभी बॉडी रोटेट नहीं करेगी। अच्छा ये बताओ मुझे, पेन है जी सामिया, रेस्ट में रहेगी बिल्कुल, जैसे पेन ऐसे रखा है, ना ट्रांसलेट कर रहा है ना रोटेट कर रहा है। दिस इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा थोड़ा सा ना इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, मैं चाहता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि इतनी डिटेल का कोई फायदा नहीं है, जब आप सब कुछ भूल ही जाते हो तो मैं क्या फायदा है इतनी डिटेल से पढ़ाने से। बहरहाल मेरा काम है, फिर करूंगा। इक्विलिब्रियम मींस बॉडी आगे पीछे नहीं जा रही, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मींस रोटेट भी नहीं कर रही, तब आप कहेंगे रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में। आपका अब जरा एग्जांपल्स मैं कुछ दे रहा हूं, बताना मुझे। फैन है और स्विच ऑन है, इतने याद आने से कोई फायदा नहीं होता। याद आ रहा है, फैन है ना, उसका स्विच ऑन करा हुआ है, घूम रहा है। मुझे बता दो कि फैन तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, इतनी बता दो मुझे बात। हाँ सर है। फैन है, उसका मैंने स्विच ऑन कर दिया, वो रोटेट कर रहा है, क्या वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है? सिर्फ ट्रांसलेशनल पूछ रहा हूं, सुन लेना ढंग से। क्या फैन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? साजिद का आंसर सही, सामिया का गलत, साद का सही। साद बड़ा समझदार हो गया, ये लड़का बड़ा समझदार हो गया। शफात का भी सही, कायनात, और कौन बचा हुआ है? तोयबा बची हुई है, तोयबा। अच्छा, कायनात भी गलत है, तोयबा भी गलत है। अरे भाई तुम ये बताओ, पंखा जो घूम रहा है क्या आगे पीछे जा रहा है? अच्छा मुझे बस 2 मिनट दो ना, अजान हो जाए फिर शुरू करते हैं। 2 मिनट, 2 मिनट में शुरू करते हैं।
अच्छा, तो भाई एक बात बताओ, तुम्हारे मेरे घर में जो फैन घूम रहा है अभी, ऑर्किड में जो फैन घूम रहा है वो आगे पीछे नहीं जा रहा, अपनी जगह घूम रहा है। क्या तुम लोगों के घरों पे जो फैन है वो आगे पीछे घूम रहा है, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा रहा है? और नहीं उम्मीद है सर। ऐसा तो नहीं हो रहा होगा ना। अगर वो एक ही जगह है इसका मतलब वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा, घूम ही तो रहा है। मैं तो ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ, हिलता है साजी, ट्रांसलेट करने का मतलब है यहाँ से उठकर यहाँ आ जाए। हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा किसी के घर में फैन होगा जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो। फैन ट्रांसलेट नहीं कर रहा ना, ट्रांसलेट नहीं कर रहा, दैट मीन्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। सो जो फैन है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। भाई बताओ, ये बात आप समझ में आई? फैन रोटेट होता हुआ फैन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। मैं रोटेशन की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस पोजीशन की बात कर रहा हूँ। भाई बताओ, जितने भी गलत कह रहे थे, कायनात, तोयबा, बाया, ये रोटेटिंग फैन इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बताइए, ये बात बैठी नहीं बैठी दिमाग में? बैठ गया, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, स्विच ऑन है, फैन घूम रहा है, तो मैं ऐसे लिखता हूं, रोटेटिंग फैन। ये ना छोटे छोटे से पॉइंट्स है, जरा सा ये तुम्हारे दिमाग इस चीज को कई दिन तक रहेगी। जब फैन देखोगे तो शायद रोटेशन और टॉर्क याद आ जाए। रोटेटिंग फैन इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जो फैन रोटेट कर रहा है वो रोटेट करता हुआ फैन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये चीज दिमाग में बैठ गई आप, बहुत बढ़िया हुआ। अब ये बताइए, क्या रोटेटिंग फैन रोटेशन में भी है? अरे बता दो, क्या रोटेशनल? रोटेशन इक्विलिब्रियम नहीं है, रोटेशन तो फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। आवाज नहीं आ रही? अरे ऐसे कैसे? आवाज कहाँ क्या? एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, अब पहुंची मेरी आवाज आप लोगों तक? आवाज आई है मेरी? तो अगर एक फैन रोटेट कर रहा है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ। अच्छा, अगर फैन स्विच ऑफ कर दूं, मैं स्विच ऑफ कर दूं, क्या अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा? तो अब मैं कह सकता हूं, अगर मैंने स्विच ऑफ कर दिया, रुक गया फैन, ऑफ कर दिया फैन, रुक गया, अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। तो मैं कह सकता हूं आपका फैन अब रिजिड बॉडी है, इक्विलिब्रियम में पूरा। जब मैं कहूंगा फैन इक्विलिब्रियम में, दैट मींस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। लेकिन अगर सिर्फ घूम रहा है तो इक्विलिब्रियम सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल नहीं। रिजिड बॉडी में जब मैं इक्विलिब्रियम कहूंगा तो दोनों इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशन भी रोटेशनल भी। लेकिन जब मैं एक्सप्लिसिटली कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन, दैट मींस रोटेट कर सकता है, मूव नहीं कर रहा, आगे पीछे नहीं जा रहा। इसे लिख लीजिए। फिर देखते हैं इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के लिए फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, और फिर हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स में। अच्छा भाई, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी सुन लो। यार प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी तुम ही लोग बता दोगे, समझदार हो गए तुम लोग। ये बताओ मुझे कि एक पेन है, ठीक है, एक तरफ से मैंने पकड़ा हुआ है, एक तरफ से मान लो साध ने पकड़ा हुआ है। साध क्या करता है, इसे क्लॉकवाइज घुमा देता है। बेवकूफ आदमी है साध, इसे क्लॉकवाइज घुमाता है। मैं कहता हूं इसे घुमाना नहीं है, वो क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो मैं किस डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करूं कि ये पेन ना घूमे? भाई मकसद है पेन को ना घुमाना, साथ इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, मुझे टॉर्क लगानी पड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो बैलेंस होगा। अगर ये क्लॉकवाइज लगा रहा है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज लगाऊंगा, तभी देखो
ये 7 की टॉर्क है क्लॉकवाइज, ये मेरी टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बराबर होनी जरूरी है ना। 7 और मेरी टॉर्क बराबर होगी तभी तो ये रुकेगा, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, कि फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस बॉडी के ऊपर क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब है टॉर्क, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। बस इतनी सी बात है। कह दो कि भाई बॉडी रोटेट नहीं कर रही, जितना क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट कर रही है उतनी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा हो सकता है कि दो लोग मिलकर क्लॉकवाइज लगा रहे हो, एक बहुत ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज लगा दे, बैलेंस करना चाहिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। अब ये ना बेवकूफी करना है कि तुम कह रहे एक तरफ तो 2 एक्ट कर रही थी, एक तरफ एक्ट कर रही थी, एक एक्ट कर रही थी, कैसे होगा भाई? बराबर हो सकता है, हो सकता है एक सिंगल टॉर्क 2 टॉर्क के बराबर हो जाए। बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होता है तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। लिख डालिए इसे इतना। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखिए, है कहीं कुछ क्वेश्चन वगैरह मेरे पास? भी नहीं है तो। भाई लिखा है इतना? चलो, इतना अगर आपने लिख लिया तो जरा मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाइए कि ये एक रॉड है, हाँ? 2 नाइफ पॉइंट्स हैं, दो नाइफ पॉइंट्स, ये 2 नाइफ। इन 2 नाइफ के ऊपर इस रॉड को रख दिया, ठीक? रॉड पर जो फोर्सेस काम कर रही है ना, वो एक तो नॉर्मल रिएक्शन है। यार ये न्यूमेरिकल आज नहीं हो पाएगा, इसको मैं ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ, कल ही करा पाऊंगा। 2 नॉर्मल रिएक्शन है, इसको छोड़ा, इसको आज यहीं छोड़ते हैं, लेंदी न्यूमेरिकल है आज, फिर क्लास का टाइम हो जाएगा। आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इस न्यूमेरिकल के साथ। तो कल की क्लास मिस मत करना, कल मेजर टॉपिक है रोटेशन। ये जो अभी पढ़ा है ना आपने, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करना है। चलो भाई आज इसे यहीं छोड़ते हैं, किसी को कुछ डिस्कस करना है तो बताओ, हम डिस्कस तो कर ही सकते हैं। ओके।